हम बर्बाद हो गए हैं। हम अलग थलग पड़ गए हैं। यह साइबेरियाई शहर तुमेन में एक रूसी नागरिक की हताश चीख है और इस बात का सबूत है कि एक आधुनिक रूसी शहर से डिजिटल और आर्थिक नाकाबंदी हटा दी गई है। यह कोई साइबर हमला नहीं है ना ही कोई तकनीकी गड़बड़ी। ये क्रेमलिन द्वारा अपनी ही जनता के खिलाफ छेड़ा गया एक डिजिटल गृहयुद्ध है। पुतिन की सरकार यूक्रेन के गहरे ड्रोन हमलों से पैदा हुई दहशत से इतनी डरी हुई है कि उसने रूस के प्रमुख शहरों में मोबाइल इंटरनेट बंद करने में ही इसका हल ढूंढ लिया। स्वेर्दलोव्स्क से लेकर कुर्गन तक, तुमेन से लेकर मरमांस्क तक एक विशाल भूभाग में सेवा अनुपलब्ध का संदेश सिर्फ ईंटों में तब्दील हो चुके स्मार्टफोन पर ही नहीं दिखाई दिया। साथ ही यह दुकानों में लगे पीओएस उपकरणों, बैंक एटीएम और टैक्सियों में लगे यांडेक्स टर्मिनलों पर भी दिखाई दिया। व्यापार अचानक ठप्प हो गया। यह डिजिटल पतन भौतिक पतन के साथ जुड़ गया, जो अब अपवाद नहीं बल्कि नया आदर्श बन गया है। ठीक उसी तरह जैसे मॉस्को के उपनगर पोडोल्स्क में -20 डिग्री तापमान पर हीटिंग पाइप फटने से हजारों लोग जम गए थे और यूक्रेनी हमलों के बाद बेल्गोरोड के लूच थर्मल पावर प्लांट के बंद होने से लाखों लोग अंधेरे में डूब गए थे, उसी तरह अब शासन अपने सबसे बुनियादी वादों को भी पूरा नहीं कर सकता। तो फिर ये डिजिटल ब्लैकआउट आखिर कैसे लागू किया गया? यह कोई अचानक फाइबर ऑप्टिक केबल का टूटना नहीं था, बल्कि राज्य के सर्वोच्च स्तर पर योजनाबद्ध एक सैन्य प्रोटोकॉल था जिसे नागरिक बुनियादी ढांचे पर बेरुखी से लागू किया गया था। यह अभियान रूस की डिजिटल सेंसरशिप संस्था और इंटरनेट के निष्पादक रोस्कोमनाडज़ोर द्वारा देश के 4 बड़े मोबाइल ऑपरेटरों एमटीएस, मेगाफोन, बीलाइन और टेलीडो को भेजे गए एक आपातकालीन आदेश से शुरू हुआ। इस आदेश में ड्रोन हमलों या नागरिकों के आतंक वाले वीडियो जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले तत्वों का हवाला देते हुए यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर के शहरों में भी मोबाइल डेटा ट्रैफिक को बाधित करने की मांग की गई थी। इस व्यवधान का तकनीकी कार्यान्वयन उस परिदृश्य का हिस्सा है जिसकी तैयारी क्रेमलिन वर्षों से कर रहा है। यह स्विच दबाने जितना आसान नहीं है। यह एक जटिल डिजिटल चोकिंग ऑपरेशन है। इसे रूस के डीप पैकेट इंस्पेक्शन डीपीआई सिस्टम के जरिए अंजाम दिया गया, जो एक राष्ट्रीय प्रणाली है जो सभी इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी, फिल्टरिंग और उसे धीमा करने की क्षमता रखती है। 2019 के सॉवरेन इंटरनेट कानून के तहत सभी ऑपरेटरों के लिए डीपीआई हार्डवेयर अनिवार्य कर दिया गया था। इन प्रणालियों का उपयोग करते हुए ऑपरेटरों ने या तो कुछ प्रोटोकॉल, खासकर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, या जानबूझकर उन्हें धीमा करके अनुपयोगी बना दिया, जिसे थ्रॉटलिंग कहा जाता है। इस तकनीकी रुकावट के प्रभाव 30 जनवरी 2024 को एक और आउटेज के साथ मिलकर और भी स्पष्ट हो गए। उस दिन .ru डोमेन नाम के लिए जिम्मेदार तकनीकी ढांचे में आई खराबी के कारण रूस का राष्ट्रीय इंटरनेट ठप्प हो गया। जैसा कि मॉस्को टाइम्स ने बताया, यांडेक्स, स्परबैंक और वीकॉन्टैक्टर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म घंटों तक बंद रहे। यह घटना, चाहे जानबूझकर किया गया परीक्षण हो या दुर्घटना, दर्शाती है कि रूस का डिजिटल ढांचा कितना नाजुक है और कैसे एक छोटी सी भी खराबी नागरिक अर्थव्यवस्था को ठप कर सकती है। तुमेन और स्वेर्दलोव्स्क में जानबूझकर की गई बिजली कटौती ने इस नाजुकता को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। हालांकि यह संकट केवल डिजिटल ही नहीं बल्कि भौतिक भी है। रूस के घरेलू मोर्चे पर 2 तरफ से प्रहार हो रहा है, एक बाहर से यूक्रेनी हमलों से और दूसरा अंदर से व्यवस्थागत पतन से। बाहरी हमले युद्ध की आहट का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। बेलगोरोड स्थित लुक थर्मल पावर प्लांट जैसे महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे पर यूक्रेन के सटीक हमले शहरों को व्यवस्थित रूप से अंधेरे में डुबो रहे हैं। बेलगोरोड के गवर्नर ग्लैडकोव ने इन हमलों के बाद बिजली की भारी कटौती की बात स्वीकार की। इन हमलों पर क्रेमलिन की प्रतिक्रिया हवाई सुरक्षा को मजबूत करने से ज्यादा इन हमलों की खबरों और दहशत की तस्वीरों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट बंद करने पर ज्यादा केंद्रित है। अंदर से यह प्रहार और भी शर्मनाक है। व्यवस्था की अपनी ही कमजोरी। मॉस्को के पास पोडोल्स्क में भीषण ताप संकट किसी ड्रोन हमले का नतीजा नहीं था। इसमें बताया गया है कि दसियों हजार लोग -20 डिग्री तापमान में ठिठुर रहे थे और इसका कारण दशकों से चला आ रहा भ्रष्टाचार, उपेक्षा और अग्रिम मोर्चे पर संसाधनों का दुरुपयोग था। जब लोग ठिठुर रहे थे, तब स्थानीय अधिकारियों की पहली प्रतिक्रिया फिर से सूचनाओं को दबाने और विरोध प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश थी। इसलिए चाहे वह यूक्रेनी ड्रोन हो या मिसाइल या रूसी लापरवाही, जब बुनियादी ढांचा ध्वस्त होता है तो क्रेमलिन की पहली प्रतिक्रिया सच्चाई को छिपाने के लिए डिजिटल स्विच को चालू करना होता है। यह एक दर्दनाक स्वीकारोक्ति है कि शासन के पास अब समस्या का समाधान करने की क्षमता नहीं है,
केवल समस्या को सुनने से रोकने की क्षमता है। टुमेन में आज का डिजिटल ब्लैकआउट रातों रात लिया गया कोई घबराहट भरा फैसला नहीं है। यह एक डिजिटल आयरन कर्टेन मैकेनिज्म का सक्रियण है जिसे वर्षों से सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। इस पतन की कानूनी, तकनीकी और रणनीतिक नींव युद्ध शुरू होने से बहुत पहले 3 अलग अलग चरणों में रखी गई थी। इस डिजिटल गिलोटिन का पहला टुकड़ा 2019 में सॉवरेन इंटरनेट लॉ नामक कानून के पारित होने के साथ स्थापित किया गया था, जिसे सार्वजनिक रूप से यूनिटी कहा जाता है। क्रेमलिन द्वारा इस कानून को जनता के सामने प्रस्तुत करना एक रक्षा सिद्धांत पर आधारित था। इसका आधिकारिक लक्ष्य रूस को पश्चिम से संभावित साइबर हमलों से बचाना और यह सुनिश्चित करना था कि रूसी इंटरनेट एक संप्रभु इकाई के रूप में कार्य करता रहे, भले ही वैश्विक इंटरनेट नेटवर्क से उसका संबंध टूट जाए। हालांकि उस समय भी स्वतंत्र विश्लेषकों और नागरिक समाज संगठनों ने बताया था कि इस कानून का वास्तविक उद्देश्य बाहरी खतरों का मुकाबला करना नहीं, बल्कि आंतरिक विरोध को दबाना था। स्वतंत्र सूत्रों ने जोर देकर कहा कि इस कानून का सबसे खतरनाक प्रावधान यह था कि यह सभी रूसी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को रोस्कोमनाडज़ोर द्वारा नियंत्रित एक एकल केंद्रीय गेटवे के माध्यम से ट्रैफिक रूट करने के लिए बाध्य करता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को राज्य द्वारा प्रदान किया गया डीप पैकेट इंस्पेक्शन (DPI) हार्डवेयर स्थापित करना अनिवार्य था। इस हार्डवेयर ने रोस्कोमनाडज़ोर को एक ही बटन दबाकर विशिष्ट वेबसाइटों, एप्लीकेशन या यहां तक कि पूरे देश के क्षेत्रों को फिल्टर करने, धीमा करने या पूरी तरह से बंद करने की शक्ति प्रदान की। उस समय इस कानून को एक डिजिटल गिलोटिन के रूप में देखा गया था, जिसे भविष्य में होने वाले नागरिक विद्रोह को दबाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। आज इस गिलोटिन का इस्तेमाल ड्रोन आतंक को दबाने के लिए किया जा रहा है। इस डिजिटल गिलोटिन का पहला वास्तविक परीक्षण रूस की अपनी धरती पर नहीं, बल्कि उसके एक उपग्रह देश, उसके सहयोगी बेलारूस में हुआ था। 2020 की गर्मियों में जब फर्जी चुनाव नतीजों को लेकर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, तो क्रेमलिन ने इसी रणनीति को अमल में लाया। लुकाशेंको ने ठीक वही किया जिसके लिए रूनेट को बनाया गया था। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को टेलीग्राम और दूसरे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए संगठित होने से रोक दिया। उन्होंने कई दिनों तक पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया या उसे अनुपयोगी बना दिया। यह कदम DPI तकनीक का इस्तेमाल करके एक लक्षित चोक ऑपरेशन था। हालांकि इससे अल्पावधि में विरोध प्रदर्शन आयोजित करना मुश्किल हो गया, लेकिन दीर्घावधि में इसने दुनिया को शासन की नपुंसकता और अपने ही लोगों से उसके डर का एहसास कराया। पुतिन और क्रेमलिन में मौजूद सुरक्षा तंत्र ने इस प्रक्रिया पर कड़ी नज़र रखी। यह देखने के लिए एक अमूल्य प्रयोगशाला प्रयोग था कि रूनेट का बुनियादी ढांचा सविनय अवज्ञा के विरुद्ध कितना प्रभावी या अप्रभावी होगा। बेलारूस की कार्य पद्धति ने क्रेमलिन को सिखाया कि नागरिक अराजकता को दबाने के लिए नागरिक अर्थव्यवस्था का बलिदान देना एक स्वीकार्य कीमत थी। 2023 में जब पहला यूक्रेनी ड्रोन मास्को पहुंचा, तो शासन का डिजिटल हथियार एक बार फिर इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक अलग तरीके से। शासन की शुरुआती प्रतिक्रिया पूरी तरह से बंद करने की नहीं, बल्कि GPS स्पूफिंग या धोखे की थी। मॉस्को के आसमान में सभी नागरिक GPS सिग्नल जानबूझकर जाम कर दिए गए थे और सभी लोकेशन डेटा को वनुकोवो या डोमोडेडोवो हवाई अड्डों पर भेज दिया गया था। उस समय फोर्ब्स जैसे प्रकाशनों ने बताया था कि इस कदम से मॉस्को में पूरी तरह से नागरिक अराजकता फैल गई थी। इस कदम का उद्देश्य नागरिक नेविगेशन आधारित ड्रोन को रोकना था, लेकिन सैन्य ग्रेड यूक्रेनी ड्रोन पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा, क्योंकि वे जड़त्वीय नेविगेशन जैसी अधिक परिष्कृत प्रणालियों का उपयोग करते थे। तो इस GPS स्पूफिंग कदम का असर किसे हुआ? मॉस्को के टैक्सी ड्राइवरों, यांडेक्स कूरियर फूड डिलीवरी सेवाओं और नेविगेशन पर निर्भर लाखों आम नागरिकों पर। यह सरकार के इस पागलपन का नागरिक अर्थव्यवस्था पर पहला सीधा प्रहार था और आज के पूर्ण ब्लैकआउट का पूर्वाभास देता था। जब GPS स्पूफिंग विफल हो गई, तो सरकार के पास केवल एक ही विकल्प बचा था, एक पूर्ण डिजिटल ब्लैकआउट, जिसका परीक्षण 2020 में बेलारूस में किया गया और 2019 में रूनेट के साथ वैध किया गया। तुमेन में हुई यह रुकावट इसी लंबी तैयारी का कड़वा फल है। ड्रोन को रोकने के लिए क्रेमलिन द्वारा खींचे गए डिजिटल स्विच ने एक डोमिनोज प्रभाव पैदा किया, जिसने रूसी नागरिक जीवन और अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी। सेवा अनुपलब्धता की चेतावनी से पैदा हुई अराजकता का पैमाना दर्शाता है कि या तो सरकार यह समझने में नाकाम है कि उसका अपना समाज 21वीं सदी में कितना एकीकृत है, या इससे भी बदतर, उसे इसकी परवाह ही नहीं है। इस अराजकता के प्रभाव स्पष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगा।
पहला और सबसे स्पष्ट प्रभाव मनोवैज्ञानिक था। लाखों लोगों के लिए स्मार्टफोन आधुनिक जीवन का स्विस आर्मी चाकू हैं। अचानक ये उपकरण ईंटों में बदल गए। लोग अपने परिवारों, स्कूल में अपने बच्चों या काम पर अपने जीवन साथी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। वे आपातकालीन सेवाओं को कॉल नहीं कर पा रहे थे और न ही समाचार प्राप्त कर पा रहे थे। यह सिर्फ संचार व्यवस्था का व्यवधान नहीं था, बल्कि मॉस्को के आसमान में फैली दहशत का एक डिजिटल संस्करण था, जो आधुनिक मनुष्य का सबसे बुनियादी सुरक्षा कवच है। हम तुमेन में अलग थलग पड़ गए हैं कि चीख डिजिटल परित्याग की इस भावना को बखूबी बयां करती थी। लोगों को 1980 के दशक की तरह यह समझने के लिए कि क्या हो रहा है कार रेडियो या सरकारी टेलीविजन चैनलों की ओर रुख करना पड़ा। इससे सूचना पर शासन का वांछित एकाधिकार सुनिश्चित हो गया, यानी दुष्प्रचार को कोई चुनौती नहीं मिली। दूसरा और ज्यादा विनाशकारी प्रभाव आर्थिक पतन था। प्रतिबंधों के बावजूद रूस कई पश्चिमी देशों की तुलना में, खासकर बड़े शहरों में, ज्यादा नकदी रहित समाज बन गया था। लगभग हर किराना स्टोर, हर कॉफी शॉप, हर बस टिकट डिजिटल भुगतान पर निर्भर था, सिर्फ कार्ड सिस्टम, जिसने एप्पल पे या सबर बैंक के इंस्टेंट ट्रांसफर ऐप्स की जगह ले ली थी। जब इंटरनेट बंद हुआ तो ये सभी सिस्टम ठप हो गए। पीओएस टर्मिनलों पर कनेक्शन न होने की चेतावनी दिखाई देने लगी। यांडेक्स ऐप क्रैश हो गए, ड्राइवर यात्रियों को ढूंढ नहीं पा रहे थे, कुरियर ऑर्डर प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। नागरिक अर्थव्यवस्था लगभग ठप पड़ गई। यह डिजिटल लकवा तुरंत ही शारीरिक घबराहट में बदल गया। जो लोग अपने डिजिटल वॉलेट और बैंक खातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, 1990 के दशक की अराजकता को याद करते हुए नकदी की ओर भागे, जिसे उन्होंने एकमात्र सुरक्षित ठिकाना समझा। यह एक डिजिटल बैंक रन था। एटीएम की ओर भाग रहे लोगों को दो कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। या तो इंटरनेट की कमी के कारण एटीएम काम नहीं कर रहे थे, या जो काम कर रहे थे वे अभूतपूर्व मांग के कारण मिनटों में खाली हो गए। दुकानों को केवल नकद के बोर्ड लगाने पड़े, लेकिन ज्यादातर लोगों की जेब में पर्याप्त नकदी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने डिजिटल युग पर भरोसा कर लिया था। यह ठीक वैसा ही आर्थिक संकट है जैसा ईंधन संकट के दौरान पेट्रोल पंपों पर हुआ था। उस समय लोग ईंधन के लिए कतार में खड़े होते थे, अब वे अपने ही पैसों के लिए कतार में खड़े हैं। इस अराजकता का चौथा चक्र नागरिक जीवन से आगे बढ़कर रसद संबंधी रुकावटों के दायरे को भी छू रहा था। इन व्यवधानों ने सिर्फ यांडेक्स कुरियर को ही प्रभावित नहीं किया। रूस के विशाल भूगोल में ट्रकिंग आपूर्ति श्रृंखलाएं, सुपरमार्केट गोदाम प्रबंधन और यहां तक कि रेलवे समन्वय सभी परिचालन दक्षता के लिए मोबाइल डेटा नेटवर्क और जीपीएस पर निर्भर हैं। जब ये नेटवर्क काट दिए गए तो रसद व्यवस्था की रीढ़ धीमी हो गई या पंगु हो गई। इसका मतलब था कि क्रेमलिन का ड्रोन रोकने का कदम उसकी अपनी नागरिक अर्थव्यवस्था का दम घोंटने जैसा था। शासन अपने नागरिकों की रक्षा के लिए उन्हें भूखा, अंधेरे में और बेसहारा छोड़ने को तैयार था। तो फिर क्रेमलिन अपनी अर्थव्यवस्था और नागरिक व्यवस्था को पंगु बनाने का जोखिम उठाने के लिए इतना आगे क्यों गया? इस सवाल का जवाब उस गहरे व्यामोह और दो बुनियादी आशंकाओं में छिपा है जिन्होंने शासन को जकड़ रखा है: सैन्य भय और उससे भी ज्यादा शक्तिशाली राजनीतिक भय। सैन्य भय यूक्रेन की तकनीकी विषमता और रूस के अपने रक्षा सिद्धांत के पतन से उपजा है। यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन जैसे कि ल्यूटी, जिनकी मारक क्षमता सैकड़ों या हजारों किलोमीटर तक है, ने रूसी वायु रक्षा प्रणाली की अपर्याप्तता साबित कर दी। रियाजान, ओरेनबर्ग और सेंट पीटर्सबर्ग की सामरिक रिफाइनरियों को एक एक करके निशाना बनाया गया। कभी अजेय रहे S-400 को क्रीमिया और बेल्गोरोड में बार बार नष्ट किया गया है। रूसी सैन्य योजनाकार पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं कि ये ड्रोन इतनी सटीकता से अपने लक्ष्यों तक कैसे पहुंच सकते हैं। समझ की ये कमी कई तरह के षड्यंत्र के सिद्धांतों और व्यामोह को बढ़ावा देती है। ऐसा ही एक डर ऑपरेशन स्पाइडर वेब कहा जा सकता है। एक ऐसी धारणा जो ये मानती है कि रूसी नागरिक फोनों से निकलने वाले 4G5G सिग्नल या GPS पिंग यूक्रेनी ड्रोनों के लिए एक डिजिटल भूभाग मानचित्र बनाते हैं, जिससे नेविगेशन में मदद मिलती है या आखिरी सेकंड में लक्ष्य के निर्देशांक की पुष्टि होती है। हालांकि तकनीकी रूप से यह एक बेहद विवादास्पद दावा है, लेकिन यह घबराई हुई सरकार के लिए तार्किक स्पष्टीकरण की बजाय एक मजबूत बलि का बकरा पेश करता है। सरकार ये कहना ज़्यादा पसंद करती है कि हमारे लोगों के फ़ोन दुश्मन की मदद कर रहे हैं, बजाय इसके कि हमारी हवाई सुरक्षा अपर्याप्त है और इसलिए उन फ़ोनों को बंद कर रही है। दूसरा डर, और जो क्रेमलिन के लिए कहीं ज़्यादा खतरनाक है, वह राजनीतिक है। सूचना पर नियंत्रण खोने का डर।
शासन को रियाजान में रिफाइनरी के जलने का उतना डर नहीं है जितना कि नागरिक फोनों से ली गई आग की, बिना सेंसर की गई उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरों के टेलीग्राम और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में फैलने का। उसे डर है कि पोडलिस्क में ठिठुरते लोगों द्वारा बनाए गए गुस्से भरे वीडियो शासन के इस दावे को कमजोर कर देंगे कि सब कुछ नियंत्रण में है। बेलगोरोड की तरह ये नागरिक वीडियो निर्विवाद प्रमाण हैं जो भ्रम की दीवार को तोड़ते हैं और साबित करते हैं कि युद्ध घर पहुंच गया है। इंटरनेट बंद करना एक कमजोर कदम है जिसका उद्देश्य इस सबूत को बाहरी दुनिया तक पहुंचने से रोकना, नागरिक आतंक को संगठित आक्रोश में बदलने से रोकना और शासन की दुष्प्रचार की दीवार में दरारों को छिपाना है। जब क्रेमलिन यह कदम उठाता है तो उसे लगता है कि उसे अल्पकालिक सुरक्षा लाभ मिलता है। शायद इससे ड्रोन के लिए सिग्नल प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, शायद यह किसी पक्षपाती को निर्देशांक भेजने से रोकता है, और निश्चित रूप से यह पोडोल्स्क में आक्रोश या बेलगोरोड में विस्फोट के वीडियो के प्रसार को कुछ घंटों के लिए विलंबित करता है। यह सूचना युद्ध में मिली कुछ घंटों की राहत है, लेकिन तराजू के दूसरी तरफ इसकी जो कीमत चुकानी पड़ती है वह एक रणनीतिक आपदा है। जब इंटरनेट बंद हो जाता है तो आप अपनी ही डिजिटल अर्थव्यवस्था का गला घोंट देते हैं। बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स और व्यापार ठप्प पड़ जाते हैं। आप अपने लोगों का शासन पर भरोसा भी खत्म कर देते हैं। स्थिरता का वादा भी हवा हो जाता है। आप पूरी दुनिया के सामने अपनी कमजोरी स्वीकार करते हैं। एक शक्तिशाली महाशक्ति को चंद ड्रोनों की वजह से अपने ही लोगों का इंटरनेट बंद करने की जरूरत नहीं है। और सबसे विडंबना यह है कि नागरिकों को जानकारी तक पहुंचने से रोककर आप उन्हें संभावित खतरों के प्रति और भी असुरक्षित बना देते हैं। बेलगोरोड के गवर्नर की इस स्वीकारोक्ति को याद कीजिए कि मिसाइल खतरे की चेतावनी देने वाली प्रणालियों में गड़बड़ियां हो सकती हैं। ये प्रणालियां इंटरनेट से भी जुड़ी हैं। इंटरनेट बंद करने का मतलब हो सकता है कि नागरिकों को आने वाली मिसाइल के बारे में पता ही न चले। अंततः इंटरनेट बंद करना चोर से बचाने के लिए घर को जला देने जैसा है। हो सकता है कि चोर अंदर न घुस पाए, लेकिन बचाने के लिए कोई घर नहीं बचता। ये डिजिटल और भौतिक व्यवधान अलग थलग संकट नहीं हैं, बल्कि व्यापक परिदृश्य के परस्पर जुड़े हुए हिस्से हैं। यह तस्वीर उस मौन सामाजिक अनुबंध की धज्जियां उड़ाती है जिसे व्लादिमीर पुतिन ने रूसी जनता के साथ चौथाई सदी से निभाया है। यह वह क्षण है जो बेलगोरोड के अंधेरे में साकार हुआ और डिजिटल रूप से पूरे रूस में फैल गया। पुतिन का यह पागलपन अब शासन का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। जैसे जैसे क्रेमलिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध हार रहा है, वैसे वैसे वह अपने ही लोगों के खिलाफ छेड़े गए इस डिजिटल गृह युद्ध में भी हारने की कगार पर है। फोन ईंटों में बदल गए हैं, शहर डिजिटल जेलों में बदल गए हैं। यूक्रेनी ड्रोनों से खुद को बचाने की कोशिश में वे अपनी ही नागरिक अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का दम घोंट रहे हैं। स्थिरता का वादा करके सत्ता में आया एक व्यक्ति अपने ही हाथों रूस को 1990 के दशक की अराजकता में वापस धकेल रहा है। यह अब कोई सैन्य हार नहीं, बल्कि एक नैतिक और व्यवस्थागत पतन है। भय के गुलाम शासन का आत्मविनाश है। इस कहानी का अंत ड्रोन या मिसाइलों से नहीं, बल्कि उस राज्य की लाचारी से है जिसने अपने ही नागरिकों का विश्वास खो दिया है। आखिरकार जो होता है वही भुगतना पड़ता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कृपया अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।